यहाँ हम डिस्कस करेंगे इंटरफेरेंस की थ्योरी के बारे में। इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव हो सकता है, इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। तो यहाँ देखेंगे कि किन कंडीशंस में इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होगा और किन कंडीशंस में इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव होगा। जब इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होगा तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी होगी, और जब डिस्ट्रक्टिव होगा तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी होगी। इसे हम कह सकते हैं कि जहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहाँ इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पर इंटेंसिटी कम होगी। जनरल लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे फिनोमेना हैं जहाँ पर हम इंटरफेरेंस ऑब्जर्व करते हैं। सबसे कॉमन फिनोमेना है सोप बबल। साबुन के बुलबुले को हम देखते होंगे, बचपन में भी देखा होगा कि जो बुलबुला होता है वो उसमें डिफरेंट कलर्स दिखाई देते हैं, या कह सकते हैं कि वो कलर्ड होता है। तो वो कलर का दिखाई देना वो इंटरफेरेंस के कारण ही है। इसके अलावा अगर पानी की सरफेस पर हम कोई तेल की बूंद डाल दें तो वो फैल जाती है, पतली सी लेयर एक बन जाती है, और उस लेयर के अंदर इंटरफेरेंस होने के कारण हमें कलर्स दिखाई देते हैं। लैब में भी हमारे पास एक्सपेरिमेंट होगा न्यूटन्स रिंग का, वहाँ इंटरफेरेंस फिनोमेना को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें दो वेव कंसिडर करेंगे। पहली वेव जिसका डिस्प्लेसमेंट लेंगे y1 और दूसरी y2। इन दोनों वेव के एम्पलीट्यूड डिफरेंट लेंगे। पहली वेव का एम्पलीट्यूड a1, दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड a2। फ्रीक्वेंसी सेम लेंगे बट उनमें फेज डिफरेंस होगा डेल्टा। तो y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी। दूसरी वेव लेते हैं y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो इन दोनों इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स का सम होगा। इसे हम कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा y विल बी इक्वल टू y1 प्लस y2। इसे हम कह सकते हैं a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। ये साइन a प्लस बी है, इसे हम एक्सपेंड कर देंगे तो हो जाएगा a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी कॉस डेल्टा प्लस a2 कॉस ओमेगा टी साइन डेल्टा। जो साइन ओमेगा टी वाले टर्म्स हैं वो एक जगह रखेंगे और कॉस ओमेगा टी वाले टर्म्स दूसरी जगह करेंगे। तो ये हो जाएगा a1 प्लस a2 कॉस डेल्टा साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन डेल्टा कॉस ओमेगा टी। चूँकि ये कॉन्स्टेंट्स a1 a2 आर्बिट्रेरी हैं तो इन कॉन्स्टेंट्स को हम दूसरे दो कॉन्स्टेंट्स के टर्म्स में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो मान लीजिए ये कॉन्स्टेंट्स को ऐसे मानते हैं a1 प्लस a2 कॉस डेल्टा इक्वल टू r कॉस फाई, और दूसरा a2 साइन डेल्टा इक्वल टू r साइन फाई। अब देखिए यहाँ इन्हें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y विल बी इक्वल टू r साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस r कॉस ओमेगा टी साइन फाई, या इसे हम कह सकते हैं ये हो जाएगा r साइन ओमेगा टी प्लस फाई। मतलब हुआ कि जो रिजल्टेंट वेव हुई उसका एम्पलीट्यूड तो r है और उसका फेज डिफरेंस फाई है। अब एम्पलीट्यूड r कैसे निकालेंगे? यहाँ जो इक्वेशंस हैं इन्हें हम कह सकते हैं इक्वेशन 1, दूसरे को कह सकते हैं इक्वेशन 2। तो r कैलकुलेट करने के लिए हमें फाई एलिमिनेट करना होगा, या हम कह सकते हैं इन दोनों का स्क्वायर करने के बाद अगर हम सम करते हैं तो ये हो जाएगा आपका r स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस ट्वाइस a1 a2 कॉस डेल्टा प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा।
यहाँ देखिए ये है A1 A2 स्क्वायर कोस स्क्वायर डेल्टा और यहाँ है A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा। इन दोनों का सम करेंगे तो हो जाएगा A1 स्क्वायर ऐसे ही रहेगा और ये हो जाएगा A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 A2 कॉस डेल्टा। आर स्क्वायर कोस स्क्वायर फाइव और आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव को मिला के हो जाएगा आर स्क्वायर। तो हम ये कह सकते हैं आर विल बी इक्वल टू अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 A2 कॉस डेल्टा। तो देखिए अगर A1 A2 फिक्स हैं बट दोनों जो वेव्स हैं उनमें फेज डिफरेंस को अगर हम वेरी करें तो फेज डिफरेंस को वेरी करने से क्या होगा कि यहाँ डेल्टा वेरी करेगा। डेल्टा वेरी करने का मतलब है कि कॉस डेल्टा की वैल्यू वेरी करेगी। कॉस डेल्टा की वैल्यू जब वेरी करेगी तो आर जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो वेरी करेगा। कॉस डेल्टा की वैल्यू हमें पता है -1 से +1 के बीच में होती है। तो जब कॉस डेल्टा की वैल्यू -1 होगी तो यहाँ पर ये साइन माइनस का हो जाएगा, आर की वैल्यू मिनिमम होगी। जब कॉस डेल्टा की वैल्यू +1 होगी तो यहाँ ये टर्म प्लस का मैक्सिमम होगा, एक कह सकते हैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। तो देखते हैं कितना होगा। अभी हमने कैलकुलेट किया कि जो R है, R की वैल्यू है अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 A2 कॉस डेल्टा। तो कॉस डेल्टा जब +1 होगा तो हम कह सकते हैं कि R की वैल्यू मैक्सिमम होगी और इसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होगा या कह सकते हैं कि यहाँ ब्राइट फ्रिंज बनेगी, इंटेंसिटी की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो हम कह सकते हैं पहली कंडीशन है कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस के लिए क्या शर्त है कि कॉस डेल्टा की वैल्यू 1 होनी चाहिए। कॉस डेल्टा की वैल्यू 1 होने का मतलब है कि डेल्टा कितना होना चाहिए, कॉस 0 की वैल्यू 1 होगी, 360 की वैल्यू 1 होगी, इसका मतलब ये 0, 2 पाई, 4 पाई, इस तरीके से इन सारी वैल्यूज़ पर ये कितनी वैल्यू होगी, 1 होगी। या कह सकते हैं ये वैल्यू होगी 2n पाई और n को हमें लेना पड़ेगा कहाँ तक, 0, 1, 2, ये इस तरीके से होगा। जब ये कॉस डेल्टा की वैल्यू 1 हो जाती है तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 A2। ये कह सकते हैं कि ये A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर है और उसके ऊपर ये अंडर रूट लगा हुआ है तो वैल्यू हो जाएगी A1 प्लस A2। या हम कह सकते हैं कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड का सम हो जाता है। इस तरीके से जो इंटेंसिटी है वो चूँकि एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है तो हम कह सकते हैं कि वो A1 प्लस A2 के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी। दूसरी कंडीशन है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, जब अंदर वाला टर्म मिनिमम होगा। मिनिमम के लिए हम क्या करेंगे, कॉस डेल्टा की वैल्यू रख देंगे -1। तो डेल्टा -1 तब होगा जब 180। तो इसका मतलब हुआ ये वैल्यू पाई या वैल्यू कितनी होगी, 3 पाई, 5 पाई ये वैल्यू होगी। या हम कह सकते हैं 2n-1 पाई और n की वैल्यू कितनी होगी, 1, 2, 3, 4। और यहाँ पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आपका हो जाएगा A1 प्लस A2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस A1 A2 का अंडर रूट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाती है आपकी A1 माइनस A2, यानी कि इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड के डिफरेंस के बराबर होगा। I विल बी प्रोपोर्शनल टू A1 माइनस A2 का स्क्वायर। अब अगर देखिए यहाँ पर मान लीजिए दोनों जो वेव्स हैं जो इंटरफेयर कर रही हैं
उन दोनों के एम्पलीट्यूड इक्वल हैं, यानी कि A1 इक्वल टू A2 होगा तो R की वैल्यू 0 हो जाएगी। या कह सकते हैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 0 होगा, या कह सकते हैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाले पॉइंट्स पर 0 होगी। तो इस केस में हम कह सकते हैं, यहाँ से ड्राइव कर सकते हैं कि जब A1 इक्वल टू A2 है तो यहाँ पर इंटेंसिटी होगी ट्वाइस A, इसे हम A मान सकते हैं, का स्क्वायर, और यहाँ इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होगी कितना, 0 के। तो एक कंप्लीट ब्राइट होगा और एक कंप्लीट डार्क होगा। थैंक यू।